आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द विचार, जो कि कल हमारा आधा अधूरा रह गया था। आज देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। इनके बारे में देखेंगे। तत्सम की परिभाषा। तत्सम संस्कृत के वो शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे भिक्षु, भिक्षा, गृह, सर्प, अग्नि, दूध, अश्रु। ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि हिंदी के शब्दों के साथ साथ संस्कृत के शब्द भी हिंदी में प्रयोग होते हैं। हम सर्प, गृह, भिक्षा इन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं हिंदी में, इसीलिए इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव संस्कृत के कुछ शब्द रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं। इन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द का अर्थ ही है उससे, यानी संस्कृत से, जैसे जीभ, भीख, घर, सांप, आग, दूध। मैं अगर कुछ एग्जाम्पल दूं, अगर तरीका कि किस इससे और भी आसानी से याद किया जा सके, तो आप यहाँ देखिएगा तत्सम। आप समझ सकते हैं तत् का मतलब संस्कृत और सम का मतलब समान। संस्कृत के समान जो शब्द संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में आ गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत् का अर्थ आप मान लीजिए संस्कृत। संस्कृत होता नहीं है, परंतु इसे आप संस्कृत मान लीजिए। तत् का मतलब संस्कृत, सम का यानी समान, जो संस्कृत के समान है वे ही शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। सेम वैसे ही तद्भव। तद का मतलब आप संस्कृत समझ लीजिए, भव यानी भाव। जो शब्द संस्कृत के शब्द हैं परंतु उनके भाव को हम प्रयोग करते हैं या उनके परिवर्तित रूप को प्रयोग करते हैं, जो संस्कृत के शब्द हैं उनके परिवर्तित रूप को प्रयोग करते हैं, उन्हें ही तद्भव कहते हैं। जैसे जीभ है, जीभ को संस्कृत में जिह्वा कहा जाता है, भीख को भिक्षा कहा जाता है। हम यहाँ भिक्षा शब्द भी प्रयोग में लाते हैं, भीख शब्द भी प्रयोग में लाते हैं, भीख शब्द भी प्रयोग में लाते हैं, गृह भी प्रयोग में लाते हैं, घर भी प्रयोग में लाते हैं, सर्प भी प्रयोग में लाते हैं, सांप भी लाते हैं, अग्नि और आग, यह सभी शब्द हम प्रयोग में लाते हैं। इसीलिए तत्सम और तद्भव मुख्य रूप से इनके भीतर यही अंतर पाया जाता है। तीसरा देशज। देशज से ही आपको समझ में आ रहा है देश। देश में ज जोड़ दिया जाए तो देशज बनेगा। तो देश यानी देश, अपने देश की भाषा। जैसे हमारी जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, टांग, गोड, डिबिया, खिचड़ी, ठेठ। ये सभी शब्द जो है आपको हिंदी में ही दिखेंगे, हिंदी भारत के ही भाषा में दिखेंगे, आपको किसी ना किसी रूप में दिख जाएंगे, परंतु ये अपने देश के भीतर ही दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो शब्द है आपको विदेशी भाषाओं में भी दिख जाए, तो इसीलिए इन्हें देशज शब्द कहते हैं। तीसरा, चौथा और आखिरी, विदेशी शब्द। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले विदेशी भाषा के शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। ये शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं, जैसे मेट्रो, ट्रेन, कॉफी, बैग, स्कूल। यह शब्द विदेशों से आए हुए हैं और ये जिस रूप में विदेशों में प्रयोग होते हैं ठीक उसी प्रकार हिंदी में भी प्रयोग होते हैं। उनके अर्थ नहीं, जैसे वे विदेशी शब्द, जैसे स्कूल है तो स्कूल को हम विद्यालय भी प्रयोग में लाते हैं, परंतु स्कूल को स्कूल के रूप में भी हम लोग लिखते हैं, इसीलिए इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। अब देखेंगे अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों को 6 भागों में बांटा गया है: पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समभाषी शब्द या युग्म। जिसमें से आप पर्यायवाची के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि, आग, अनल, पावक,
इन सभी का अर्थ आग ही होगा। चाहे आप अग्नि कहिए, आग कहिए, अनल या पावक, इन चारों का अर्थ आग ही होगा। पर्वत, पर्वत, पहाड़, नग, नग, अंचल, इन चारों का अर्थ भी पर्वत ही होगा। दिन, दिवस, वासर, दिवा, वार, इन चारों का अर्थ भी दिन ही होगा। तो ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द, विलोम शब्द, विलोम शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द हैं। इन्हें विलोम या विलोमार्थी शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द हमने देखा था कि ये हमारा विषय चल रहा है अर्थ के आधार पर। किसी भी तरीके से शब्द का अलग अर्थ लिख ले, कोई भिन्न अर्थ लिख ले, उसके आधार पर हमने बांटा है। तो यहाँ शब्दों का विलोम अर्थ यानी उल्टा अर्थ निकलता है। निद्रा है तो जागरण होगा, अनुज है तो अग्रज होगा, धनी है तो निर्धन होगा, रोना है तो हंसना, मित्र है तो शत्रु। ये इनके विलोम अर्थ है। तीसरा, अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंबर, अंबर का मतलब आकाश होता है, आकाश, और अंबर का मतलब कपड़ा भी होता है। मतलब शब्द एक है, अर्थ दो निकलेंगे। कनक, कनक का मतलब सोना होता है, कनक का मतलब धतूरा भी होता है। यहाँ शब्द एक है और अर्थ दो निकलेंगे, या तीन भी निकल सकते हैं। नंबर 4, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं। जैसे आदर करने योग्य व्यक्ति को आदरणीय कहा जा सकता है, जिन पर विश्वास न किया जा सके उन्हें अविश्वसनीय कहा जा सकता है। इनमें क्या होता है, एक पूरा वाक्य होता है और एक पूरे वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे आप जान सकते हैं कि हम जब बचपन में पढ़े होंगे शब्द समूहों के लिए एक शब्द, ये वही है। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे प्रणाम या नमस्कार, दोनों में से आप कुछ भी कहिए, बात एक ही है। मानव, मनुष्य, दोनों एक ही है। नृत्य, नाच एक ही है। वृक्ष, पेड़ एक ही है। नंबर 6, समानभाषी शब्द या युग्म। जो शब्द सुनने में लगभग समान प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थ में भिन्न होते हैं, उन्हें समानभाषी अर्थ कहते हैं या युग्म कहते हैं। इन शब्दों में क्या होता है कि ये सुनने में लगभग समान होते हैं परंतु इनके दो अर्थ होते हैं और लिखने का तरीका भी अलग होता है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है गिरी और गिरी। सुनने में लगभग दोनों ही समान है। एक में गी में छोटी, ग में छोटी की मात्रा और र में छोटी की मात्रा, दोनों, इसका मतलब होगा पर्वत। एक में ग में छोटी की मात्रा, र में बड़ी की मात्रा, गिरी यानी कि गिरने की प्रक्रिया जो भूतकाल में हो रही है। यहाँ देखिएगा, कली, एक कली का मतलब होता है कलियुग, एक कली का अर्थ होता है अर्ध खिला पुष्प। तो इसके साथ ही आज का हमारा शब्द विचार का भाग 2 खत्म हुआ। शब्द विचार। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज।